तो ये है यातो, जिसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। काफी सालों पहले यातो ने गॉड होने के बावजूद भी बहुत से लोगों को जान से मारा था। यही वजह है कि यातो को सभी गॉड्स के बीच में सबसे डेंजरस माना जाता है। लेकिन फिलहाल किसी वजह से यातो ने ये सारे काम छोड़ दिए हैं और वो अब लोगों के बीच ही रहकर नॉर्मल गॉड की तरह सबके विशेष पूरी करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यातो को बहुत से लोग जानते ही नहीं, जिसकी वजह से बेचारा सड़क पे आ चुका है। तो ये कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है जहाँ काफी सारे बच्चे बैठे एग्जाम्स दे रहे थे और क्योंकि अभी एग्जाम्स का सीजन है तो कह सकते हैं कि डर के मारे यहाँ पर सबकी फटी हुई है। इसी बीच बाहर अचानक ही एक बहुत ही बड़ा अजीब सा क्रिएचर सामने आता है जो कि असल में इन सब की डर की वजह से आया था, जो देख के एक लड़की काफी डरते हुए गॉड से हेल्प मांगती है। तभी बाहर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा एक लड़का कोई उछालते हुए कहता है, चिंता मत करो बट्स, तुम्हारी ये पुकार सुन ली गई है। बगल में खड़े उसके पार्टनर कहते हैं कि वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये फैंटम कुछ ज्यादा ही बड़ा है? हाँ, क्योंकि ये एग्जाम्स का टाइम है, सारे बच्चे काफी डरे हुए हैं। या तो बिल्डिंग से नीचे कूदते हुए हांग के नाम पुकारता है, जिससे वहाँ खड़े उसके पार्टनर एक हथियार में कन्वर्ट हो जाती है। और या तो जल्दी से उस फैंटम से बचते बचाते उस वेपन को पकड़ते हुए कहता है, तुम जिसने धरती के इस पवित्र जमीन को अपवित्र करने की कोशिश की, तो मैं गॉड या तो हांकी के साथ तुम्हारे एग्जिस्टेंस को यहीं खत्म करता हूँ। और उसी वेपन का यूज करते हुए या तो उस फैंटम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके फिर कुछ देर बाद जब उसने उस लड़की जिसका नाम टोमोने है उसे रिवर्ट किया तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हारे गंदे पसीने वाले हाथ, मुझे इनसे मत छुआ करो। अरे यार थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। आपस में इनकी थोड़ी बहस होने पर टोमोने उसे रोते हुए कहते कि नहीं, मुझे किसी ऐसे गॉड के साथ नहीं रहना जिसके पास खुदा कोई मंदिर भी नहीं। तुम जैसे आवारा गॉड के साथ मुझे नहीं रहना। दरअसल यार यहाँ पर सीन ये है कि या तो एक काफी वीक गॉड है जो कि इस समय बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं। इसलिए टोमोने जो उसके वेपन के तौर पर उसके साथ थी अब नहीं रहना चाहती। उसका रोना धोना देखकर आखिर में या तो मजबूर होकर उसे रिलीज कर देता है और जाते जाते टोमोने उसका मजाक बनाते हुए चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में यातो को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख रहा होता है ताकि उसे कुछ काम मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि यातो एक काफी वीक और गरीब गॉड है जिसके पास अभी इतने पैसे नहीं कि वो खुद का एक मंदिर बना सके। वो उदास होते हुए खुद से कहता है कि मंदिर की छोड़कर मुझे अपने लिए एक नया रेगुलर ढूंढना होगा, उसके बिना तो मैं सुरक्षित भी नहीं। असल में इस वर्ल्ड में रेगुलर गॉड्स के वेपन को कहते हैं जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में होती है, जैसे कि टोमोने थी। वो उदास बैठा ही था कि अचानक एक कॉल आता है। कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, डिलीवरी गॉड या तो आपकी सेवा में हाजिर है। क्या मिलॉर्ड मिसिंग है? वैसे मैं बता दूं कि मिलॉर्ड को इंसान नहीं एक बिल्ली का नाम है जिसके पूरे शहर में पोस्टर छपे हुए हैं और 3 लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती हैं। गॉड यातो को बिल्ली को ढूंढने का काम मिला है। वो 3 लड़कियां आपस में गॉड्स के बारे में बात करने लगती हैं, जिसमें से एक का नाम था ह्योरी जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट गॉड की बहुत बड़ी फैन है। यहाँ तक कि उसने तो अपने गॉड की वीडियो भी डाउनलोड की हुई है। हाँ, मुझे पता है कि सुनने में काफी अजीब है। यही यातो भी उस बिल्ली को ढूंढते हुए घूम रहा होता है और चलते चलते उसकी नजर ह्योरी पे पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि या तो उसे देख रहा है, लेकिन असल में वो उस बिल्ली मिलॉर्ड को देख रहा था जो कि ठीक ह्योरी के पीछे ही थी। या तो ये देखते ही तेजी से उस बिल्ली की तरफ बढ़ता है। तभी ह्योरी आके उसे बचाने के लिए जल्दी से धक्का देती है क्योंकि सामने से काफी स्पीड में एक बस आ रही थी। एक्सीडेंट होने की वजह से काफी सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ह्योरी उठ के उसे कहती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे, अभी मरने वाले थे तुम। हाँ, लेकिन एक बार जरा तुम उस तरफ तो देखो। असल में हुआ ये कि ह्योरी उस एक्सीडेंट से बच नहीं पाई और पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। उसकी सोल भी बॉडी से बाहर आ गई है। जिसके बाद अब सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योरी एक हॉस्पिटल में आई हुई थी और वो भी जिंदा। सामने खड़े उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं, ये एक चमत्कार ही है कि तुम्हें एक बस से टक्कर लगने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ढंग से होश में आने पर वो पूछती है कि आखिर उस लड़के का क्या हुआ जो मेरे साथ था। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला किसकी बात कर रही है ये, क्योंकि ह्योरी के अलावा उन्हें और कोई भी वहां नहीं मिला। ये लोग भूल कैसे सकते हैं, वो लड़का भी तो वहां था। जिसके बाद उसी दिन की रात का सीन दिखाया जाता है जब ह्योरी सो रही थी। तभी बहुत से लोगों की दर्द भरी आवाज सुनाई देने पर वो जल्दी से उठ जाती है। ह्योरी उन आवाजों से परेशान होकर अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार उन्हें सुन पा रही थी। और तब ठीक 12 बजते ही पता नहीं कहां से या तो प्रकट हो जाता है। उसे ऐसे अचानक अपने बेड पे देख के ह्योरी डरते हुए दूर भागती है, पर फिर उसे याद आता है कि तो वही लड़का है जिसे मैंने बचाया था। तो पहचान लिया तुमने? सुबह मुझे बचाने के लिए थैंक्स। पर वैसे मैं बता दूं कि मुझे उस बस से टक्कर लगने के बाद भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिलहाल तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। आखिर तुम हो कौन? तो या तो स्टाइल मारते हुए कहता है, मैं हूँ एक गॉड। ह्योरी को लगता है कि शायद ये बंदा कोई नशा वशा करके आया है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। अरे अरे रुको, मैं सही में एक गॉड हूँ, मेरा नाम है या तो। क्या? लेकिन मैंने तो आज तक ऐसे किसी गॉड का नाम नहीं सुना। ये सुन के बेचारे को एक काफी बड़ा झटका लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझ जैसे हमारा गॉड को कोई नहीं जानता, लेकिन शायद तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टिव गॉड बनूंगा जिसके काफी सारे भक्त भी होंगे। या तो मन ही मन ये बातें सोच के अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। जिसके बाद थोड़ा सीरियस मूड में आके वो कहता है, वैसे आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है, मैं बिना किसी रेगिलिया के यहाँ नहीं रुक सकता। और एक हीरो टाइप स्टाइल मारते हुए खिड़की से कूद के चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब ह्योरी स्कूल आती है तो बस यातो के बारे में सोच रही थी कि क्या वो सच में कल रात हॉस्पिटल में आया था या बस वो एक सपना था। शाम में घर जाते हुए रास्ते में ह्योरी को उसी बिल्ली का पोस्टर दिखता है तो वो सोचती है कि शायद अगर वो इस बिल्ली को ढूंढेगी तो या तो भी उसे मिल जाएगा। और वो हर एक जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। दूसरी तरफ इधर अपना गॉड या तो भी कैट फूड लेकर मिलॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर बाद अचानक ही उसकी नजर मिलॉर्ड के ऊपर पड़ती है जो बिना कुछ के भाग के उसके पास आ जाती है। या तो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और इतने में आसपास काफी सारे आई बॉल्स जैसे दिखने वाले फैंटम्स आ जाते हैं। या तो जल्दी से बचते बचाते भागते हुए खेत में आता है जहाँ एक और बड़ा सा फैंटम उसका इंतजार कर रहा था, और या तो क्या आता है उस पर अटैक करने लगता है। मिलॉर्ड को बचाने के लिए वो जल्दी से
उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा के जैसे तैसे फैंटम से लड़ने की कोशिश करता है। या तो अपना वेपन एक्टिवेट करने का ट्राई करता है, पर उसे फिर याद आया कि उसके पास से कोई रेगिलिया ही नहीं है। और अब इससे पहले किया तो उस फैंटम का शिकार बन जाता, ह्यूरी आके बचा लेती है और उसे साइड में खड़ा करके जोश जोश में आके लड़ने चली जाती है। पर आखिर में बेचारी खुद ही फंस गई। तभी वो अपने फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट के मूव्स याद करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक करती है, जो कि सही में काम कर गया। लेकिन ये इतना भी कोई खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि फैंटम्स इतनी जल्दी हार नहीं मानते। इसलिए या तो जल्दी से मौका देखते ही ह्यूरी को लेकर निकल जाता है, या तो कि पूरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने एक्चुअल में उसकी जान बचाई है। सुनो तुम, बहुत हो गया, अब मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन जरा तुम पीछे तो देखो, तुम्हारी सोल ऑलरेडी बॉडी से बाहर आ चुकी है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बस ऐसा मान लो कि तुम्हारी बॉडी अभी सो रही है। और या तो के कहने के थोड़ी देर बाद ही ह्यूरी की सोल वापस उसके बॉडी में चली जाती है। जिसके बाद एक घर का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक छोटा बच्चा काफी परेशान था, क्योंकि मिलोड उसी की कैट का नाम है। तभी डोरबेल बजती है और जब उन लोगों ने बाहर जाकर देखा तो मिलोड वापस आ चुकी थी। वो बच्चा बड़ा खुश होते हुए यातो का थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ वो यहाँ बेहोश पड़ी ह्यूरी को कंधे पर उठाकर घर ले जा रहा होता है, लेकिन होश में आते ही वो उल्टा यातो को ही मारने लगी और देखती है कि उसकी पूंछ जो कुछ टाइम पहले वहाँ पर थी वो अब गायब हो चुकी है। उसके पूछने पर यातो बताता है कि तुम्हारे साथ ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। देखो, असल में इस वर्ल्ड में दो किनारे मौजूद हैं, एक नियर शोर और दूसरा फार शोर। और पता नहीं कैसे पर तुम इन दोनों ही वर्ल्ड्स के बीच में आ चुकी हो। नियर शोर में तुम्हारे जैसे नॉर्मल इंसान जिंदगी जीते हैं और फार शोर में मौत के बाद की जिंदगी। और तुम्हारे केस में ये हुआ है कि तुम जिंदा तो हो, लेकिन साथ ही एक फैंटम भी बन चुकी हो। फैंटम उन क्रिएचर्स को कहा जाता है जो लोगों के डर की वजह से पैदा होते हैं। तो इसका मतलब मैं भी उन फैंटम्स जैसे ही हूँ। देखा जाए तो हाँ, लेकिन नहीं, तुम हाफ ह्यूमन और हाफ फैंटम हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे सोल का इस तरह बॉडी से निकलना ये अब रेगुलर होने वाला है। तो अब आखिर में वापस इंसान कैसे बनूंगी? लेकिन उसके इस सवाल का जवाब तो यातो के पास भी नहीं होता। तुम तो एक गॉड हो ना, कुछ तो बताओ। तो या तो अपनी 5 उंगली दिखा के कहता है, अगर विश पूरी करानी है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या अब गॉड्स भी पैसे लेने लगे? वो भी 50,000? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं एक देवता हूँ और ये बात तो सब जानते हैं, देवताओं को सिर्फ 5 इनका कॉइन दिया जाता है। ह्यूरी भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि भाई ये कैसी सर्विस है गॉड्स की। पर फिर उसके 5 इनका कॉइन देने पर या तो कहता है, तो बर्ड्स तुम्हारी विश सुन ली गई है। जिसके बाद अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ह्यूरी अपनी बॉडी को छोड़कर बाहर निकल के घूम रही होती है। थोड़ी दूरी पर ही जब उसे फैंटम्स दिखते हैं तो उसे याद आता है कि यातो ने बताया था कि ये मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले फैंटम्स हर जगह होते हैं, अंधेरे में, छुपे आसमान में, उड़ते हुए, और तो और यहाँ तक कि लोगों के साथ साथ भी वो हर तरह के रूप और रंग के होते हैं। लेकिन क्योंकि वो दुनिया के दूसरे किनारों के क्रिएचर्स हैं, तो उन्हें जो देख सकते हैं वो सिर्फ बच्चे, जानवर और हम यानी स्पिरिट्स। तभी ह्यूरी को दूर से एक अजीब सा कोहरा दिखाई देता है, जो देख के वो सोचती है कि शायद इसे ही कहते हैं डार्क कोहरा, जिसे फैंटम्स अट्रैक्ट होते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे याद आता है कि यातो ने तो 2 हफ्ते से उसे कांटेक्ट ही नहीं किया। दूसरी तरफ इधर अपने गॉड भाई साहब ट्रेन में अपने काम के एडवर्टाइजमेंट करने बिजी होते हैं और साथ ही साथ कॉल पे ह्यूरी की गालियों को भी सुन रहा होता है। उससे मिलने के लिए ह्यूरी उसे कहती कि मुझे तो अब शक होने लगा है, तुम सच में एक गॉड हो भी या नहीं। तो या तो एकदम से उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है, कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हाँ, पर मुझे अभी भी शक है। भला कौन सा गॉड ऐसे ट्रैक सूट और गले पे इस तरह अजीब सा कपड़ा पहनता है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेरा एक बहुत ही खास स्कार्फ है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जो ह्यूरी को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि असल में बात ही है कि यातो को हर कोई नहीं देख सकता, मतलब कि यातो उनके लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। अच्छा ये बताओ, आखिर तुम उन फैंटम्स अलग कैसे हुए, क्योंकि तुम्हें भी तो लोग नहीं देख सकते? तो या तो समझाता है कि मैं फैंटम्स का उल्टा फार शोर से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी ह्यूमन के जरिए पैदा नहीं हुआ, मैं एक गॉड हूँ जो लोगों की इच्छा से बना है। पर मेरा छोड़ो, तुम तो खुद हाफ फैंटम हो। तभी ह्यूरी का ध्यान जाता है कि वो फिर से अपनी बॉडी से अलग हो गई। देखो, अगर मैं सच कहूँ तो तुम अपने स्पिरिट फॉर्म में बिल्कुल भी सेफ नहीं। इस वक्त तुम पूरी एक जीती जाती फैंटम हो, यानी कि वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, और अगर वो आ गए तो तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारे सोल के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे। ऐसा होने पर तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खो दोगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम उस प्रोटेक्टिव लाइन को भी क्रॉस कर दोगी जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए, और इसके बाद तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक दर्द से भरा नर्क। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी से मुझे ठीक करो। हाँ हाँ, डरो मत, कर दूंगा। वैसे भी तुमने मुझे 5 चेन दे दिए हैं। धीरे धीरे ऐसे पैसे जमा करते करते फाइनली मैं अभी एक दिन खुद का एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा। देख लो यार, गॉड्स के भी अलग ही शौक है। या तो ये सब सोचते सोचते अपनी दुनिया में खो जाता है। तो ह्यूरी उसे कहती है कि तुम मुझे कब ठीक करने वाले हो? अरे चिंता मत करो, वो मैं कर दूंगा, पर फिलहाल मेरे पास कोई रेगिलिया नहीं, इसलिए मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता। रेगिलिया गॉड्स के लिए एक वेपन की तरह होता है, उसके होने पर मैं किसी भी चीज से फाइट कर सकता हूँ। हाँ मैं समझ गई, मतलब अभी तुम किसी काम के नहीं, जो सुन के बेचारे को एक बड़ा झटका लगता है। वैसे यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि रेगिलिया असल में स्पिरिट्स के रूप में होते हैं। तब यातो को किसी कस्टमर का कॉल आता है, जो सुनते ही बस एक झटके में ही वो गायब हो गया। जिसके बाद ह्यूरी सोचने लगती है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, और वो फैसला करती है कि कुछ ना करने से अच्छा वो यातो का रेगिलिया ढूंढने में उसकी मदद करेगी। जिसके बाद ह्यूरी हर एक छोटे बड़े फैंटम के पास जाके उनसे यातो का रेगिलिया बनने के लिए पूछती है, पर आखिर में इन सब का कोई फायदा नहीं होता। तभी काफी दूर से एक डार्क ऑरा बाहर आने लगता है, जो देख के ह्यूरी सोचती है कि क्या पता मुझे वहाँ कोई नया रेगिलिया मिल जाए, और उसी तरफ चली जाती है। इधर यहाँ अपना यातो किसी आदमी के बाथरूम के
की मरम्मत कर रहा होता है। वो आदमी भी उसका काम देख कर बड़ा खुश होता है और कहता है कि यार तुमने तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हें सिर्फ 5 येन देके मुझे बुरा लग रहा है, तुम ये रख सकते हो, मेरी तरफ से एक टिप समझ लो इसे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यातो को तो कोई देख नहीं सकता, तो भला ये आदमी कैसे देख पा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि यातो को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्हें वो दिखाना चाहता है, यानी कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। इसलिए तो बेचारा पैसा कमाने के लिए ये सब पार्ट टाइम जॉब भी क्या करता है, या तो अपना काम खत्म करके किसी और गॉड के मंदिर में आकर आराम ही कर रहा होता है कि तभी उसे ह्यूरी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक रेगुलर ढूंढ लिया। जो सुनते ही बस एक सेकंड में या तो वहां पहुंच जाता है, पर एक रेगुलर के बदले उसे सामने दिखता है एक बड़ा सा खतरनाक फैंटम, जिसे जान बचाने के लिए दोनों जल्दी से भागने लगते हैं। अरे बेवकूफ, तुम्हें किस एंगल से वो रेगुलर दिखा? तुम देख नहीं सकती ये कितना खतरनाक फैंटम है। हाँ लेकिन तुमने ही तो कहा था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अरे पागल, मैं मरने के लिए बोलूंगा तो मर जाओगी क्या? तभी ह्यूरी भागते हुए ध्यान देती है कि वो फिर से अपनी बॉडी से बाहर आ चुकी है, जिसके बाद वो फैंटम तेजी से उन पर लगातार अटैक्स करने लगता है और दोनों जैसे तैसे हो सके उसे बचने की कोशिश करते हैं। ह्यूरी को लगता है कि शायद वो अपनी इस स्पिरिट फॉर्म में बहुत कुछ कर सकती है और यही सोच के अकेले ही लड़ने चली जाती है। फिर यहाँ पर होना क्या था, वो फैंटम उल्टा उसे ही खाने वाला था, लेकिन आखिरी मौके पर ही आके बचा लेता है। इसी बीच गलती से उसका हाथ फैंटम के मुंह में चला गया था, तो जैसे तैसे वो उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के जल्दी से वहां से निकलता है। कुछ देर बाद अब जब दोनों बच के एक सेफ प्लेस पे आ जाते हैं तो ह्यूरी देखती है कि यातो के हाथ से काफी सारा खून निकल रहा है। वो हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन यातो मना करते हुए कहता है कि मुझे छूना मत, वरना तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगी। ये इंसानों जैसा खून नहीं, गॉड्स के लिए एक तरह की अपवित्रता है। अगर इसके ज्यादा फैलने से पहले इसे खत्म नहीं किया गया तो ये अंदर ही अंदर मुझे खाता रहेगा। और हाँ, वो कोई तुम्हारी पूंछ नहीं है, एक लाइफ लाइन है जिसने कि तुम्हारी फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म्स को आपस में जोड़ रखा है। अगर ये खत्म हुई तो तुम उसी वक्त मारी जाओगी। या तो ये सब बता ही रहा होता है, कितने में वो फैंटम ढूंढ लेता है। दोनों जल्दी से भागना शुरू करते हैं और अब ह्यूरी को रियलाइज होता है कि मतलब वो वायरलेस नहीं, यानी ये पूंछ उसकी बॉडी और उसके स्पिरिट फॉर्म के साथ कनेक्ट है। इसलिए तो मैंने तुम्हें बता दिया, वो लड़ने वाली बेवकूफी दोबारा मत करना। हाँ लेकिन यार तुम भी तो रेगुलर के बिना कुछ नहीं कर पा रहे, हम बोला इससे लड़ेंगे कैसे? भागते भागते यातो की नजर दूर एक स्पिरिट के ऊपर पड़ती है जो देख के वो कहता है एक बच्चा या शायद एक टीनेजर। उनके पीछे से वो फैंटम इतनी स्पीड में आ रहा होता है कि एकदम से उनके पास पहुंच जाता है। तो या तो बिना टाइम गवाए उस स्पिरिट की तरफ जाने लगा और फैंटम को जल्दी से खुद से दूर करके उस स्पिरिट की तरफ इशारा करते हुए कुछ लिखता है, तुम जो इस दुनिया में खो चुके हो, जिसके पास कहीं जाने और लौटने की जगह नहीं, तो आओ मैं तुम्हें पनाह देता हूँ। मेरा नाम है यातो और इस नाम के साथ मैं तुम्हें अपना रेगुलर बनाता हूँ। यातो के कहने के बाद वो स्पिरिट बहुत तेज चमकते हुए उसके हाथों में आकर एक बड़ी स्वॉर्ड बदल जाता है और अगले ही सेकंड यातो को उस स्पिरिट का पूरा पास नजर आता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फैंटम तेजी से आके एकदम से उसे खा लेता है। तुम जिसने इस उगते सूरज की जमीन को अपवित्र करने की कोशिश की, मैं या तो एक गॉड तुम्हारा यही अंत करता हूँ। और ये कहते ही एक झटके में वो उसे टुकड़ों में काट डालता है, पर जख्मी होने की वजह से या तो खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। आखिर में सब कुछ शांत होने के बाद ह्यूरी अपनी बॉडी में वापस आके या तो उसे पूछती है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? देख नहीं सकते क्या अपवित्रता को हटा रहा हूँ? क्या ये बस पानी से ही ठीक हो जाता है? और मैं इसे लेकर इतना सीरियस हो रही थी। वो छोड़ो, कम से कम हमें कुछ फायदा तो हुआ, एक पवित्र स्पिरिट मिली हमें। ओह तो ऐसा होता है रेगिलिया, बिल्कुल एक वेपन जैसा। हाँ इसका नाम है यूकी, पूरा नाम यूकी ने। या तो के कहते ही वो स्वॉर्ड चमककर एक लड़के में बदल जाता है। ह्यूरी तो हैरानी हो गई कि भाई अब ये क्या है, पूरा इंसानी रूप है इसका। यूकी ने वो काफी ठंड लग रही होती है तो या तो उसे अपना ट्रैक सूट देते हुए बताता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया, मैं हूँ एक गॉड, या तो अब से तुम्हारा मास्टर, तुम्हें आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये कहते हुए या तो बड़े स्टाइल में अपना जैकेट देने लगता है तो यूकी ने कहता है रहने दो, तुम्हारे गंदे पसीने की बदबू आ रही है इसमें। तो ह्यूरी फिर उसे अपना स्कार्फ ऑफर करती है जिसे लेकर जल्दी से लपेट लेता है। बेचारे यातो को हर किसी से अपनी बेइज्जती करवाने की आदत ही हो गई है। जिसके बाद अगले दिन जब दोनों साथ घूम रहे होते हैं तो यातो उसे कचरे में से एक जैकेट उठाकर देता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अभी भी अपनी फिजिकल बॉडी महसूस क्यों हो रही है, मैं तो कब का मर चुका हूँ। कुछ देर बाद यातो लंच में यूकी को एक फिश खाने के लिए देता है, लेकिन उससे भी एक बिल्ली छीन के ले जा रही थी। तो इस चक्कर में उसके साथ यातो की बसर शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि देवता ऐसे सड़कों पर आवारों की तरह घूमते हैं। किसी और के मंदिर में सोना और अपने काम का सामान कचरे से उठाना, क्या सच में देवता ऐसे होते हैं? तभी दोनों को जब जोर की भूख लगने लगती है तो यूकी ने कहता है, मुझे तो अब शक होने लगा है कि तुम सच में गॉड हो भी या नहीं। अच्छा ऐसा क्या, मुझ पे शक कर रहे हो? तो चलो अभी मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। जिसके बाद या तो यूकी को लेकर ह्यूरी के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है और उसे कहता है कि आज तुम्हें जो खाना खा सकते हो। ये ट्रीट ह्यूरी की तरफ से है। तभी एक वेटरेस ह्यूरी के लिए पानी लेकर आती है। शायद आपने हम पे ध्यान नहीं दिया, 3 गिलास लेकर आइए। ओ हाँ सॉरी, मुझे माफ करना, मैं भी लाती हूँ। ये क्या, मुझे तो लगा था कि लोग तुम्हें देख नहीं सकते। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इनविजिबल हैं, बस इसे ऐसा समझो कि हम पे ध्यान दे पाना काफी मुश्किल है। चलो एग्जांपल के तौर पे तुम ये बताओ कि यहाँ पर कितनी वेटरेस हैं। ह्यूरी उनकी तरफ देखने लगी तो या तो कहता है कि नहीं, बिना देखे बताओ। ऐसा है तो शायद मेरे ख्याल से 2, लेकिन यार असल में यहाँ पर 4 वेटरेस मौजूद हैं। तो आप समझ गए तुम। ऐसा ही बिल्कुल उनकी ही तरह मैं और यूकी ने भी बैकग्राउंड में घुल मिल गए हैं। अगर किसी काम पर ध्यान भी आया तो थोड़ी देर में ही हमें भूल जाएगा। जिसके बाद खाना आने पर दोनों मिलकर ऐसे ठूसने लगे कि जैसे पता नहीं सालों से भूखे हो। लंच के बाद जब ह्यूरी और यूकी ने बाहर होते हैं तो वो उससे पूछते कि आखिर
तुम रेगीलिया बनने से पहले क्या करते थे? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मर गया था और उसके अगले ही पल यादों के हाथ में था, उससे पहले कि मेरे पास कोई भी यादें नहीं। और बातों बातों में युकिनी की नजर वहां पड़ जाती है जहाँ नहीं पड़नी चाहिए थी, इसलिए वो शर्माकर जल्दी से नजर घुमा लेता है। लेकिन यातो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है उसे ये महसूस हो जाता है कि जरूर युकिनी ने कुछ बुरा सोचा, क्योंकि गॉड्स और उनके रेगीलिया आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो यातो उसके हर बुरे और अच्छे ख्यालों को महसूस कर सकता है। तभी किसी कस्टमर का कॉल आते ही वो युकिनी को साथ लेकर जाने ही लगा कि गलती से ह्यूरी के स्प्लिट उन्हें रोकने के चक्कर में उनके साथ ही टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद जब वो लोग उस बुलाए गए लोकेशन पर पहुंचते हैं तो आसपास से काफी घना कोहरा छाने लगता है और कुछ लोग एक एक करके सामने आते हैं। तो क्या तुमने किसी चाल में फंसाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? पर तभी सामने खड़े एक इंसान को देखकर ह्यूरी कहती है, क्या आप टेंजिन हो, गॉड ऑफ लर्निंग? तो लगता है तुमने मुझे पहचान ही लिया। उसे देखते ही ह्यूरी और युकी ने झुक जाते हैं, जो बेचारे यातो से देखा नहीं जाता। तो ये होता है गॉड का ऑरा, पर यातो तो आपसे बिल्कुल ही अलग है, खाने के भी पैसे नहीं होते उसके पास। इतने में तब टेंजिन की रेगीलिया सामने आती है, जो कि एक नहीं बहुत सारी है। ये सब चीजें यातो से और नहीं देखा जाता। तो वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, ये बताओ। वैसे तुम तो जानते ही होगे अभी बच्चों के एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ फैंटम्स का सफाया कर दोगे? क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास कुछ काम तो होता नहीं करने को, और अगर चाहो तो तुम मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें अपना खुद का मंदिर जो बनवाना है। और वैसे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, क्या पता अगली वीडियो जल्दी आ जाए। मुझे पता है कि मेरी वीडियोस काफी लेट आती हैं, बाकी यूट्यूबर से कंपैरिजन में कुछ ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो चुका हूँ। और सच कहूँ तो इसका मेन रीजन ये है कि मैंने किसी एडिटर या फिर स्क्रिप्ट राइटर को नहीं रखा, पूरी वीडियो मैं खुद बनाता हूँ, जो कि यार मुश्किल तो है, पर इतना भी नहीं कि 20-25 दिन लग जाए एक वीडियो आने में। काफी लोग तो इस चक्कर में मुझसे आगे भी निकल गए। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो सोचते रहो, मुझे क्या। लेकिन हाँ, इस साल की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो वीडियोस थोड़ी सी रेगुलर आएंगी। थोड़ी सी से मेरा मतलब है बस थोड़ी सी। एनीमे पे आप वापस आते हैं, जिसके बाद टेंजिन कुछ पैसा निकालकर यातो को देने लगता है, पर इस बात से यातो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गॉड्स किसी भी काम के लिए बस 5 येन ही लिया करते हैं। मतलब कि टेंजिन एक तरह से यातो के सामने अपने पैसों को शो ऑफ कर रहा है। जिसके बाद उन लोगों को आखिर करना क्या है ये समझाने के लिए टेंजिन अपनी एक रेगीलिया को उसके पास भेजता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि तोमोने है। क्या तुमने इसे ज्वाइन कर लिया? हाँ, और अब मेरा नाम मायू है, तोमोने मेरा पुराना नाम था। अब जब युकिनी और ह्यूरी को पता चलता है कि तोमोने यातो की पुरानी रेगीलिया थी, तो वो पूछते हैं कि इसके घर खाने और कपड़े का क्या सच में ये एक आवारा देवता है? हाँ, इसे कुछ ऐसा ही समझ लो। जो सुनकर दोनों ही उदास हो जाते हैं। कुछ देर बाद अब तोमोने, जिसका कि नया नाम अब मायू है, वो सबको एक रेल ट्रैक के पास लेकर आती है और बताती है कुछ दिन पहले किसी ने बहुत अजीब सी विश मांगी, और जब मैंने जांच किया तो पता चला कि 2 लोगों ने अपनी जान ले ली है। इधर के इलाके में इस जगह पर ही ज्यादातर फैंटम्स पाए जाते हैं, जो कि लोगों के दिमाग पर हावी होकर उनको मरने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि गॉड टेंजिन यहाँ पर एक बैरियर भी बनाया था, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये फैंटम्स इतने हावी हो गए थे कि बैरियर भी उन्हें रोक नहीं पाता। लोग लगातार यहाँ मरते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें बस उन फैंटम्स को मारना है जो लोगों पर काबू कर रहे हैं। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर कोई खुद मरना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। जो सुनकर ह्यूरी और मायो को यातो के ऊपर गुस्सा आता है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बात कड़वी है, पर यही सच है। अगर कोई रूह खुद मरना चाहे तो उसका मतलब वो पूरी तरह से वश में है। यहाँ तक कि वो लोग एक रेगीलिया भी नहीं बन सकते। यातो से ऐसी बातें सुन के गुस्से में ह्यूरी अकेले ही उन फैंटम से लड़ने चली जाती है, पर यातो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एडवांस पेमेंट तुम्हें मिल चुकी है, तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ह्यूरी को अकेले लड़ने देना सही रहेगा। दूसरी तरफ ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूरी अपना काम कर चुकी थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसके सामने एक के बाद एक काफी सारे फैंटम्स अपीयर होने लग जाते हैं, जिनका सामना वो चाह के भी नहीं कर सकती। और वो सब मिलकर ह्यूरी को एक ट्रेन ट्रैक पर रख देते हैं, जहाँ पर सामने से एक ट्रेन बहुत ही स्पीड में आ रही होती है। पर तभी एंड मौके पर यादव पहुंच के उन फैंटम्स को काट डालता है और दोनों जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हें याद तो है ना, पूंछ कट गई तो अपनी जान गवा दोगी। उसी ट्रेन ट्रैक के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लड़का खड़ा होता है, जिसे एक फैंटम ने वश में कर रखा था। पर सही टाइम पर यातो अपने रेगीलिया युकिने के साथ उसको टुकड़ों में काट डालता है, और साथ ही उसके इस खतरनाक अटैक की वजह से आसपास की चीजें भी कट जाती हैं। लगता है तुमने तो कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक के उस पार तोमोने यातो का शुक्रिया अदा करते हुए अपना सर झुकाती है। शाम के टाइम तीनों जब जा रहे होते हैं तो ह्यूरी उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मरने वालों को नहीं रोकोगे, लेकिन लगता है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते, है ना? तुम गलत हो। मैं बस किसी को इन लोगों के सामने मरने नहीं देना चाहता। और यातो का इन लोगों से मतलब युकिने और तोमोने जैसी रेगीलिया से है, क्योंकि उन सब ने खुद की जान नहीं ली, मतलब वो और जीना चाहते हैं। इसलिए यातो किसी भी दूसरे इंसान को इन लोगों के सामने मरने नहीं दे सकता। उसकी बातों को ढंग से समझने पर ह्यूरी रोने लगती है, तो यातो को लगता है कि जरूर युकिने ने ही कुछ किया होगा। रात में आप दोनों एक मंदिर में आते हैं, जहाँ युकिने को काफी ठंड लग रही होती है, तो यातो उसे वही कचरे से उठाई हुई जैकेट लाकर देता है। तो अब बेचारा गरीब का बच्चा क्या ही करे। वैसे आज तुमने अपने पहले दिन के हिसाब से काफी अच्छा काम किया, मतलब मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल सही था। जिसके बाद युकिने सो जाता है और एक लड़की उन्हें दूर से देख रही होती है। सोते हुए यातो अपने ही सपने में डूबा था, जहाँ वो इस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गॉड बन जाता है और सब लोग उसके ही भक्त बने होते हैं। वो इतना खोया हुआ था कि गुस्से में युकिने ही उसे लात मार के नीचे फेंक देता है। सुबह सुबह ह्यूरी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, पर युकिने के साथ मिलकर वो भी यातो के सपने का मजाक उड़ाने लगती है। तो लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि एक गॉड क्या कर सकता है। मेरे सपने अब सच होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये जो खरीदा, उस औरत ने मेरा हाथ देखकर कहा कि इस मटके पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है, यही मुझे अमीर बनाएगा। जो सुनकर दोनों कहते हैं कि लो भाई, एक गॉड के साथ ही स्कैम हो गया। यातो ने और भी कई सारी चीजें खरीदी थी और उसे लग रहा था कि
बस अब इसी से मेरे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन इतनी बकवास सुनकर युकिने और हियोरी गुस्से में उसका मटका ही तोड़ डालते हैं। बेचारा या तो सदमे में ही चला गया देख के। ये सब फालतू का नाटक छोड़ कम से कम कुछ काम धंधा तो कर लो, अब इसमें मैं क्या करूँ जब मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा। तो हियोरी फिर उसे थोड़ा सा आराम से समझाती है कि कोई ऐसा काम तो होगा ही जिससे तुम और ज्यादा पैसे कमा सको। तो या तो खड़ा होते हुए कहता है, जाओ जाकर अपनी बॉडी लेकर आओ, तुम्हें आज किसी से मिलवाना है। फिर वो हियोरी और युकिने को अपने साथ लेकर कहीं पर आता है। दोनों कंफ्यूजन में ही होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं। और तभी या तो किसी को आवाज लगाता है और अगले ही सेकंड अचानक एक लड़की आके यातो के गले लग जाती है। उन दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई उन्होंने क्या देख लिया। तो यार इससे मिलो, ये है कोफुको, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड। जो सुन के उन दोनों को एक बड़ा झटका लगता है कि भाई ये कैसे हो गया। कोफुको, दरअसल मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। हाल ही में मैंने इस बच्चे को अपना रेगिलिया बनाया, पर तुम तो जानती ही हो मेरे हालात कैसे हैं। मैं उसे इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म खिलाना चाहता हूँ, पर देखो मुझे, मैं तो उसे पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं दे पाया। उसके सामने या तो और ज्यादा ड्रामा करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। तो बेचारी कोफुको से अपने बीएफ की हालत देखी नहीं जाती और उसे कुछ पैसे दे देती है। या तो की तो भाई किस्मत ही चमक गई। तो ये करना था इसे। इसको घटिया इंसान कहना भी घटिया शब्द की बेइज्जती है। इतने में अंदर से एक आदमी आके यातो को एक लात मारता है। मैंने कहा था ना तुझे मेरी मिस से दूर रहने के लिए, क्या इनका चक्कर चल रहा है। असल में यार ये आदमी कोफुको का एक रेगिलिया है जिसका नाम है कुरो और इंसानी नाम है दाइगोकू। कोफुको असल में 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून में से एक है। वैसे तुम दोनों बड़े अच्छे कपल हो। ऐसा किसने कहा, हम लोग कपल नहीं। लेकिन तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले कोफुको को अपनी मिस कहा था। हाँ, क्योंकि मिस तो बस एक टाइटल है, असल में मेरी मास्टर है। क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है। उसका एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन देख के दोनों की फट जाती है। पीछे बैठा या तो कहता है, उसकी आंखों में मत देखना, काफी डेंजरस हो सकता है। ये भले ही तुम्हें बाहर से सख्त दिख रहा है पर बच्चों को देख के पिघल जाता है। जो सुन के गुस्से में दाइगो को फिर से या तो लात मार के बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर तक चारों आपस में मस्ती करते हैं और बातों बातों में कॉफी को बताती है कि या तो वो नहीं जो तुम्हें बाहर से दिखता है, वो सभी गॉड्स में सबसे डेंजरस माना जाता है, तो बच के रहना उससे। ये देखो यार, एक अच्छी खबर, मुझे एक नया काम मिला। और युकिने को घसीटता वो अपने साथ ले जाता है। पर दाइगोकू को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर या तो इन्हें यहाँ क्यों लेके आया था। अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के छत पे खड़ा अपनी माँ से माफी मांग रहा होता है और तब अचानक या तो प्रकट हो जाता है जिससे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अरे तुमने उसे धक्का क्यों दिया। क्या यार इतनी जल्दी गिर गया मैं, किस्मत ही खराब है मेरी। तो क्या बात है वर्ड्स, लव इश्यू या फैमिली इश्यू, या तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं चल रहा। चिंता मत करो, जो भी परेशानी हो या तो गॉड तुम्हारी मदद के लिए हाजिर है। इतने में हियोरी और युकिने भी यातो के पीछे पीछे नीचे गिरते हैं और युकिने देखता है कि यातो के सारे कार्ड्स प्रिंटेड नहीं, उसने खुद लिखा है। तब वो आदमी अपना कार्ड देते हुए बताता है कि मैं पहले एक एजेंसी में काम किया करता था जिसका हाल ही में दिवाला निकल गया। मेरे पास इस आखिरी ऑप्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तो अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रहा था पर लगता है गलती से शायद तुम्हें लग गया। हाँ, किस्मत की बात है। तो क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकते हो। पीछे से हियोरी कहती है कि भाई कहानी बाद में सुन लेना, पहले उसे गिरने से तो बचा लो। पर वो आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहानी बताने लगता है। दरअसल ये पिछली सर्दियों की बात है जब मैं एक लड़की से मिला। अरे लेकिन यहाँ मेरा चेहरा क्यों है, क्योंकि अभी मेरे सामने तुम हो, इसलिए यही चेहरा मेरे दिमाग में आया। तो जैसा मैं कह रहा था, उस लड़की से मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उदास थी। तो मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ शहर घुमाने का सोचा। धीरे धीरे मैं उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताता गया और देखते ही देखते मुझे उससे प्यार हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, हम दोनों खुश थे। तभी स्टोरी को बीच में रोकते हुए युकिने कहता है, सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या सच में हम लोग काफी देर से गिर रहे हैं। सवाल तो भाई देखो बिल्कुल जेन्युइन है, ग्रेविटी कहाँ है इसमें। वो आदमी अपनी कहानी जारी रखते हुए बताता है कि सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे साथ बुरी घटनाएं होनी शुरू हो गई, एक के बाद एक लगातार। और कुछ दिनों में ही मेरी कंपनी का भी दिवाला निकल गया और खुद की मेरी बची कुछ सेविंग्स भी खत्म हो गई। आखिर में मैंने सोचा कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूं, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसके जरा भी लायक हूँ। जिसके बाद यातो के कहने पर वो आदमी उन सबको उस लड़की की फोटो दिखाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कोफुको थी। वैसे मैंने तुम लोगों को पहले कहीं बताया नहीं लेकिन कोफुको गॉड ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की देवी। मेरी बात मान ले भाई, उस लड़की को भूल जा, उसके साथ रहने पर बदनसीबी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी अभी उसके आसपास एक बहुत ही डेंजरस इंसान है, उससे पंगा ना लो तो ज्यादा बेहतर। और हाँ, ये कोफुको कोई जवान लड़की नहीं है, उसकी उम्र तो तुम्हारी दादी की दादी की दादी से भी ज्यादा है। ये सब सुन के वो आदमी उदास हो जाता है। तो या तो उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी कोफुको के साथ सारी यादें मिटा देता हूँ। नहीं रुको, मुझे कोई परवाह नहीं, अगर मैं मर भी गया तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो या तो उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि जो इंसान खुद को मारने के लिए तैयार हो वो क्या किसी से प्यार करेगा। युकिने, तुम रेडी रहना। वैसे क्या तुम्हारा कोई लास्ट मैसेज जो तुम उसे देना चाहो। हाँ, बस उसे कह देना कि वो हमेशा खुश रहे। चिंता मत करो बर्ड्स, तुम्हारी विश सुन ली गई है। ये कहते हुए या तो उसकी कोफुको के साथ सारी यादें मिटा देता है और आखिर में काफी घंटों के बाद ग्रेविटी की भी नींद खुल जाती है। जिसके बाद अब शाम में तीनों कोफुको के पास आते हैं सारी बातें बताने के लिए कि कैसे उसकी वजह से आज एक आदमी मरने वाला था। देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं, तुम मुझे कहीं जाने ही नहीं देते इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, नहीं जाने देता क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने पर सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। लेकिन भले ही जो भी हुआ, तुम जैसे बच्चे के पास इतनी काबिलियत होना काफी हैरानी वाली बात है। क्या ये सही में इतना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि रिश्तों को मिटाना बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है। या तो लगता है तुम्हें काफी अच्छा रेगिलिया मिला है। अरे हाँ, मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि जरूर इसमें कुछ बात है। जिसके बाद दाइगोकू उस आदमी को बचाने के लिए यातो को 5 का कॉइन देता है क्योंकि आखिर में ये सब कोफुको की वजह से ही तो हुआ था। अब जब तीनों जाने लगते हैं तो हियोरी कोफुको से पूछते कि तुमने जो कहा था कि या तो एक काफी डेंजरस गॉड है तो वो बस एक मजाक था, है ना। नहीं,
ये सच नहीं है, क्योंकि यातो ने काफी पहले एक रेगिलिया को मारा था। उससे मिलने से पहले मैंने उसके बारे में काफी सारी बुरी अफवाहें भी सुनी थी। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि यातो असल में गॉड ऑफ वॉर है। उसने कई सारे इंसानों को भी मारा है। तो दाइगोकू कहता है तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, ये बहुत ही पुरानी बातें हैं। वो मारो या मरो वाला टाइम था। असल में बात यह है कि गॉड्स का एग्जिस्टेंस लोगों के विश्वास की वजह से बना रहता है। बड़े देवताओं के पास काफी सारे भक्त होते हैं जो रेगुलर उनसे विश मांगते रहते हैं, लेकिन ऐसा छोटे देवताओं के साथ नहीं होता। इसलिए वो लोगों की यादों में भी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। तो ऐसे हालातों में गॉड्स अपना एग्जिस्टेंस कायम रखने के लिए हर किसी की विश पूरी करते हैं, चाहे वो कहीं से भी आई हो, अच्छी या बुरी। दाइगोकू के इन बातों का क्या मतलब है ये तुम्हें आगे चल के समझ में आएगा। कुछ देर बाद ह्यूरी यातो के पास आके उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे उन लोगों से क्यों मिलाया। वो इसलिए कि अगर कभी भी मेरे साथ कुछ हो तो तुम सबसे पहले इन लोगों के पास जाना। दूसरी तरफ युकिने नंदी के पास बैठ के यातो ने जो उसकी तारीफ की उसके बारे में ही सोच रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की प्रकट होती है। तुम्हारी आंखें काफी सुंदर है। युकिने को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर अचानक से आ कैसे गई, लेकिन उसी वक्त यातो आके पूछता है नोरा तुम यहाँ पर क्यों आई हो। नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, उसी नाम से जो तुमने मुझे दिया था। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी कि कब तुम मुझे उस नाम से बुलाओगे। और ये कहते हुए वो लड़की गायब हो जाती है। इसके बाद सीधा अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यातो एक फैंटम को पकड़ के लाया है। अरे यार अब ये क्या है, वो छोड़ो, अब तुम ये करो, 2 उंगलियों को साथ में रख के इस तरह से घुमाओ। यातो के कहने पर जब युकिने ऐसा करता है तो वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसे कोई भी फैंटम क्रॉस नहीं कर सकता। इस बॉर्डर लाइन को सिर्फ रेगिलियाज ही बना सकते हैं। इसके अलावा ना ही कोई फैंटम और ना ही कोई गॉड ये कर सकता है। लेकिन फिर भी तुमने तो काफी पावरफुल बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दी। शाम होने पर अब जब ह्यूरी घर जा रही होती है तो यातो से कहते हैं कि तुम युकिने का ख्याल ढंग से नहीं रखते, इसलिए आज से वो मेरे साथ रहेगा। नहीं तुम रहने दो, ख्याल नहीं रख पाओगे इसका, मेरे साथ ही रहेगा ये। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होनी शुरू हो जाती है। आखिर में तंग आके युकिने खुद ह्यूरी के साथ जाने का फैसला करता है। बेचारा यातो तो बस देखता ही रह गया। रात में अब जब ह्यूरी उसे घर लेकर आती है तो वो देख के सोचता है कि भाई ये तो काफी अमीर है, क्योंकि आज से पहले युकिने ने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। तभी वहाँ घर की मेड आती है और युकिने के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे कोई देख नहीं सकता, तो वो बिना कोई दिक्कत के आराम से रह सकता है। तभी ह्यूरी के पेरेंट्स भी घर आते हैं और उनके साथ साथ यातो भी आ जाता है। वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं बल्कि खाना चुराने आया था और चुपके से फ्रिज के अंदर से अपना खाने का सामान निकाल लेता है। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा खाना लेने आया था। शायद तुम जानते नहीं, पर इस जगह पर रहने से युकिने के ऊपर फैंटम्स का बहुत ज्यादा खतरा है। मंदिरों में हम लोग सेफ हैं लेकिन यहाँ पर नहीं। दूसरी तरफ इधर युकिने नहाने के लिए आया हुआ था और सोचता है कि अगर मैं हमेशा यहीं रहूं यातो के पास न जाऊं तो मेरा क्या होगा, क्या वो किसी और को अपना रेगिला बना लेगा। कुछ देर बाद रात में जब उसे नींद नहीं आती तो वो ह्यूरी के पास आके पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ, मुझे अकेले डर लग रहा है। हाँ सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लाइट्स ऑन कर देती हूँ। युकिने को तो विश्वास ही नहीं होता कि वो सच में एक लड़की के साथ सो रहा है। और थोड़ी देर बाद जब ह्यूरी सो जाती है तो उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं। क्या बात है युकिने, तुम तो बड़े बिगड़ गए हो। या तो यहाँ पर युकिने को अपने साथ चलने के लिए समझाने आया था, क्योंकि यहाँ रहने पर उसके ऊपर फैंटम्स का काफी ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ एक बड़े से फैंटम को दिखाया जाता है जिसे एक लेडी या फिर कह सकते हैं कि एक गॉडेस उसे मार देती है। उसके साथ एक शेर भी मौजूद था जो कि असल में एक रेगिलिया है। आगे चल के तुम्हें पता लगेगा कि ये लेडी आखिर है कौन। अगले दिन ह्यूरी युकिने को शॉपिंग पर लेकर आती है जहाँ वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम ले सकते हो। अरे नहीं छोड़ो, फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करना, मुझे वैसे भी कोई नहीं देख सकता तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। और इसी बात का फायदा उठाते हुए युकिने एक स्केटबोर्ड को लेने लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तरह से चोरी ही हुई, इसलिए ह्यूरी उसे स्केटबोर्ड को वापस लेकर रख देती है और युकिने भी नाराज होकर वहां से चला जाता है। इतने में वहां पर यातो की एंट्री होती है और ह्यूरी के पास आके वो उसे बताता है कि फिलहाल मैं युकिने के सारे इमोशंस को फील कर सकता हूँ, ऐसा लगता है कि तुमने उसका दिल दुखा दिया। जिसके बाद वो ह्यूरी को एक पार्क में ले जाकर बताता है कि युकिने पहले एक इंसान ही था, उसके अंदर इंसानों वाले ही सारे इमोशंस भरे हुए हैं, आखिर में है तो वो एक बच्चा ही, तो इसलिए वो अपने गायब होने का गलत फायदा भी उठा सकता है, शायद चोरी भी करे। और अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसका मास्टर होने के तौर पर मैं उसे एक पनिशमेंट दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उसकी जान लेनी पड़े। ये सब सुनकर ह्यूरी को कफुको की वो बात याद आती है जहाँ उसने उसे बताया था कि यातो ने काफी पहले एक रेगिलिया को जान से मारा था। ये सोचते ही वो जल्दी से युकिने को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सड़कों पर घूम रहा होता है। धीरे धीरे जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, डर के मारे उसकी फट जाती है और जल्दी से घर की तरफ भागता है। वहीं रास्ते में युकिने को रोती हुई एक बच्ची दिखती है जो कि शायद उसे देख पा रही थी। युकिने इग्नोर करते हुए जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्ची आके उसे पकड़ लेती है, जिसका ये मतलब हुआ कि ये भी एक स्पिरिट है। युकिने उसे एक पार्क में लेकर आता है जहाँ वो बच्ची बैठकर अपने पेरेंट्स का वेट कर रही थी। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि कोई भी नहीं आएगा क्योंकि असल में बच्ची मर चुकी है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर इसे ये बात बताए कैसे। थोड़े सोचने के बाद जैसे ही युकिने उसे बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब कभी नहीं आने वाले, तो वो लड़की उदास होकर रोते हुए जाने लगती है। उसके उदास होने की वजह से काफी सारे फैंटम सामने आते हैं जो उसकी सोल को अपने वश में करने लगते हैं। पर सही टाइम पे ह्यूरी भी वहां पर पहुंच जाती है और आते ही युकिने को बॉर्डर लाइन के बारे में याद दिलाती है, जो सुनते ही बिना टाइम गवाए वो एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर देता है। लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। बस कुछ ही देर में उसके सोल को फैंटम्स ने काफी हद तक अपने काबू में कर लिया था। ये सब देखकर युकिने काफी डर जाता है और उसकी बनाई बॉर्डर लाइन भी मिट जाती है। देखते ही देखते उन फैंटम्स ने पूरी तरह से उस बच्ची को अपने वश में कर लिया। युकिने के ऊपर एक
अटैक होने वाला था पर ह्यूरी आके बचा लेती है और अगले ही पल वो छोटी बच्ची उनके वश में आकर एक बड़े फैंटम बदल जाती है। तभी यातो वहां आता है और दोनों को पकड़ के जल्दी से बचा लेता है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, इसे यही खत्म करना होगा। जिसके बाद वो युकिने को वेपन में ट्रांसफॉर्म करके उस फैंटम बनी हुई बच्ची पर अटैक करता है, लेकिन यातो मार नहीं पाता क्योंकि युकिने ऐसा नहीं चाहता था। वो अभी कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना चाहता है। देखो तो मेरी बात को समझो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फैंटम्स ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लिया है। हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, उसे मार के ही आजाद कर सकते हैं। तो अब फाइनली युकिने न चाहते हुए भी यातो के साथ उस फैंटम को मार देता है। पर इस बात से युकिने काफी उदास हो चुका था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे एक बच्चे को मारना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जब ह्यूरी नाश्ता लेकर आती है तो उसमें भी उसे फैंटम्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाता है। कुछ देर बाद अब युकिने उस स्टोर के पास आकर उन स्केट बोर्ड्स को देखता है जो कि उसे लेने का मन था। क्या फायदा अच्छा बन के जब आखिरी में मुझे बुरी काम ही करने हैं। तो अब मैं बुरा ही सही, माफ करना पर ये स्केट बोर्ड अब मेरा हुआ। दूसरी तरफ यातो को दिखाया गया जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था, लेकिन तब उसे कुछ फील होता है क्योंकि युकिने ने उस स्केट बोर्ड को चुरा लिया है। इधर ह्यूरी हर जगह युकिने को ही ढूंढ रही होती है कि तभी उसे उसके दोस्त मिलते हैं और उन्हें लग रहा था कि ह्यूरी जरूर पागल हो गई है। ये एक ऐसे इंसान को ढूंढने में लगी है जिससे कोई देख नहीं सकता। शाम में अब युकिने को दिखाया जाता है जो कि अपने चुराए हुए स्केट बोर्ड पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी यातो ने आके उसे रोक लिया। तो बताना चाहोगे जरा कि तुम्हें स्केट बोर्ड कहाँ से मिला? वो मुझे ये ह्यूरी ने दिया। और उसी वक्त ह्यूरी भी वहां आ जाती है। या तो पूछता है कि क्या तुमने ही से स्केट बोर्ड दिया? वो यहाँ देखते ही समझ गई थी कि युकिने ने चुराया है, पर वो नहीं चाहते कि या तो उसे डिवाइन पनिशमेंट दे, इसलिए वो झूठ कह देती है कि हाँ मैंने ही से ये दिया था। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी शेर के ऊपर सवार वही लेडी वहां पर आती है। तो आखिरकार तुम मुझे मिली गए या तो, और ये कहते हुए अटैक कर देती है। मेरी बात सुनो ह्यूरी, जल्दी से यहाँ से चली जाओ और शांत रह के ऐसे बिहेव करो जैसे कि तुम मुझे देख ही नहीं सकती। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, वो मुझसे बदला लेने आई है। अब तक मैं जितने भी गॉड से मिला ये उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये है मिशामोन, गॉड ऑफ पनिशमेंट। क्या? लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है? तो या तो कहता है कि अभी हमारे पास है, सब सोचने का वक्त नहीं, जल्दी भागो यहाँ से। और युकिने को एक वेपन में कन्वर्ट करके भागने लगता है। जैसा यातो ने कहा था ह्यूरी वैसे ही एक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। ये हो क्या रहा है? आखिर गॉड ऑफ पनिशमेंट यातो के पीछे क्यों पड़ी है? मुझे जल्दी से कोई हेल्प बुलानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मिशामोने अपनी रेगिलिया के साथ यातो को ट्रैक करने लगती है, पर किसी तरह बचते बचाते वो एक गली में आकर छुप गया जहाँ पर युकिने उससे पूछता है, सही में तुम मेरा यूज करके एक गॉड से फाइट करने वाले हो? तुम चुप रहो, वैसे भी कुछ नहीं जानते। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास एक नहीं बल्कि कई सारे रेगिलियाज हैं और इस वक्त वो हम दोनों के ही पीछे पड़ी है, तो तुम्हें कैसे भी करके लड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद यातो और युकिने फाइट के लिए उसके सामने आते हैं, लेकिन मिशामोने के अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि यातो संभाल भी नहीं पाता। और अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि इससे कैसे लड़ा जाए, मिशामोने उसे जकड़ के अपने रेगिलिया कुजुमा का इस्तेमाल करते हुए गन फायर कर देती है। पर किसी तरह यातो ने जल्दी से स्वॉर्ड निकाल के उस बुलेट को बीच से आधा कर दिया। मिशामोने का रेगिलिया कुजुमा भी हैरान था कि भला इसने ये कैसे किया। जिसके बाद वो गुस्से में यातो के साथ फिजिकली लड़ने के लिए आती है। तुम बच नहीं सकते, इस बार मैं तुम्हें अपने किसी भी रेगिलिया को मारने नहीं दूंगी। क्या? ये क्या कह रही है? या तो तुमने एक रेगिलिया को मारा, लेकिन क्यों? तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? दूसरी तरफ इधर ह्यूरी को दिखाया जाता है जो कि भागकर कोफुको और दाइगोको के पास मदद मांगने के लिए आती है। प्लीज उसकी मदद करो, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट मिशामोने यातो के पीछे पड़ी है, वो आज उसे मार के ही रहेगी। देखो मैं समझती हूँ, पर ये उन दोनों का आपसी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यातो ने काफी पहले मिशामोने के रेगिलिया को जान से मार डाला था। पर ये सुनने के बाद भी ह्यूरी उनसे लगातार यातो की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और तुम्हें इस विश को पूरा करने के बदले पैसे देने पड़ेंगे। तो ह्यूरी इसके लिए भी मान जाती है। ठीक है, तो डील पक्की हुई। जिसके बाद ह्यूरी यातो को ढूंढने के लिए अपनी बॉडी से बाहर आती है। क्या बात है, ये लड़की ऐसा भी कर सकती है। और क्योंकि ह्यूरी एक स्प्लिट होने के साथ साथ आधी फैंडम भी है, तो बहुत जल्दी ही यातो के लोकेशन का पता लगा लेती है। दूसरी तरफ इधर अपने गॉड भाई साहब मिशामोने से किस तरह बचते बचाते एक जंगल में आके छुपे होते हैं। युकिने पूछता है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने उसके रेगिलिया को मारा? बस इतना समझ लो कि मुझे उसे मारना पड़ा, इसलिए मारा। अच्छा, तो अगर मैंने कोई गलती की या तुम्हारे काम के लायक नहीं रहा तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? बकवास बंद करो अपनी, ये फालतू की बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। लेकिन इतने में मिशामोने भी वहां जाती है। या तो ऑलरेडी काफी इंजर्ड हो चुका था, पर आज जिंदा बचने के लिए उसे लड़ना ही होगा। अब इससे पहले कि मिशामोने अटैक करती, कोफुको और दाइगोको पहुंच जाते हैं और बिना टाइम गवाए कोफुको जल्दी से दाइगोको का यूज करते हुए एक बड़ा पोर्टल क्रिएट करती है, जिसके अंदर से एक साथ कई सारे फैंटम्स बाहर आते हैं। मिशामोने का रेगिलिया कुजुमा उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और अपने लायन से या तो पर अटैक करवाती है। वो ऑलरेडी इतना इंजर्ड हो चुका था कि कुछ भी नहीं कर पाता। पर उसी वक्त नोरा अपीयर होती है। तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसे की? वो उस लैंड के ऊपर अटैक करके थोड़ी देर के लिए उसे रोक लेती है। और क्योंकि अभी मिशामोने हर तरफ से घिर चुकी है, तो कुजुमा उसे कहता है कि हमें वापस चलना होगा, इनके सामने अभी हम टिक नहीं सकते। उसके रेगिलियर लाइन की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी, तो ना चाहते हुए भी उसे पीछे हटना पड़ता है। और जाते जाते कुजुमा यातो की तरफ झुक के उसे थैंक्स कहता है। उसने ऐसा क्यों किया ये तुम्हें आगे पता चलेगा। पर इतने बड़े हंगामे की वजह से ह्यूरी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि मिशामोने यातो के ऊपर दोबारा अटैक करे। साथ ही युकिने भी अभी काफी उदास था, तो वो खाना नहीं खाता। दूसरी तरफ यातो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके कंधे पर गहरी चोट आ चुकी थी, यानी कि वो अपवित्र हो चुका है और कोई आसपास उसकी हेल्प करने के लिए भी नहीं। तभी नोरा वहाँ आती है। मास्टर, मैं हमेशा
हमेशा आपके साथ हूँ, जब भी आप चाहो मैं आपकी रेगुलर बनने के लिए तैयार हूँ। इधर यहाँ मिशामोने को दिखाया गया जो कि अभी यातो के बारे में ही सोच रही थी, पर कुजुमा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो ज्यादा यातो के बारे में ना सोचे, क्योंकि अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने है। कोफुको के क्रिएट हुए पोर्टल से काफी सारे फैंटम्स बाहर आ चुके हैं, और क्योंकि ये सब एक तरह से उसकी वजह से हुआ था तो इसलिए उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी मिशामोने अपने ऊपर ले लेती है, और इस काम के लिए उसके पास एक बड़ी रेगुलर आर्मी तैयार है। यही वजह है कि मिशामोने मोस्ट पावरफुल गॉडेस है। अगले दिन सुबह ह्यूरी युकिने को ब्रेकफास्ट देने जाती है, पर जब वो आवाज लगाने पर भी कोई रिप्लाई नहीं देता तो वो अंदर चली जाती है, जहाँ अपने गॉड यातो लेटकर आराम फरमा रहे हैं। तुम जिसे ढूंढने आई हो वो यहाँ नहीं है। सुबह सुबह ही वो टेंजन के पास चला गया। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों रोकता भला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो ढूंढने जा सकती हो। ये सुनते ही ह्यूरी जल्दी से भागते हुए टेंजन के पास आती है, जहाँ वो उसे बताते कि हाँ युकिने आया था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं उसे अपने साथ रख लूं, लेकिन मुझे उसे मना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से युकिने भी नोरा बन जाता। ये नाम सुनते ही ह्यूरी हैरान होते हुए इस बारे में पूछती है कि आखिर नोरा है क्या, क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि नोरा उस स्पिरिट का नाम है। देखो, अगर कोई रेगिलिया जिसका पहले से ही कोई और मास्टर है पर इसके बावजूद उसने किसी और गॉड के साथ काम किया, तब उसे नोरा कहा जाता है। यानी कि जो रेगिलियाज अपने मास्टर को धोखा देते हैं वो नोरा बन जाते हैं। ये सुनकर ह्यूरी को उस लड़की नोरा के बारे में याद आता है जिसके ऊपर तो कई सारे सील्स थे, यानी कि उसने काफी बार अपना मास्टर बदला है। इधर यहाँ यातो को दिखाया जाता है जो अभी तक अपना घाव, जिसे गॉड्स अपवित्रता मानते हैं, उसे अब तक साफ नहीं कर पाया, और उससे कल रात वाली नोरा की बात याद आने लगती है जब वो यातो को उकसा रही थी कि वो उसे अपना रेगिलिया बना ले। दूसरी तरफ ह्यूरी युकिने को ढूंढते ढूंढते काफी थक चुकी थी और उसे ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, पर तभी सामने नजर आती है मिशामोने। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है पीछे से कुजुमा आ जाता है। तो मैं सही था, तुम उन्हें देख सकती हो। ह्यूरी उसे देख के काफी डर गई थी तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुजुमा एक स्पेल का यूज करके उसे वहीं फ्रीज कर देता है। इतने में ही वहाँ मिशामोने भी आ जाती है जो ह्यूरी को देख नहीं पाती, लेकिन क्योंकि ह्यूरी उसे देख सकती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं, और जब वो गॉड को पुकारने लगती है तो उसके दिमाग में सिर्फ यातो का ही चेहरा आ रहा होता है, क्योंकि भाई वो भी तो एक गॉड ही है। और यहाँ पर कुजुमा के स्पेल की वजह से ही है कि मिशामोने अभी ह्यूरी को देख नहीं सकती। जिसके बाद जब वो वहां से चली जाती है तो कुजुमा ह्यूरी से कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम इन सब मामलों से दूर रहो, नहीं तो मिशामोने तुम्हें भी मार डालेगी। हाँ, लेकिन तुमने भी मेरी मदद क्यों की? तुम तो यातो को मारना चाहते हो ना। देखो, भले ही फिलहाल यातो हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि गॉड यातो ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मुझे उसे कभी थैंक्स कहने का मौका नहीं मिला। यही वजह थी कि कुजुमा ने पिछली फाइट के दौरान यातो का थैंक्स कहा था। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, पर अभी यातो के पूरे शरीर में ही अपवित्रता फैलती जा रही है। ये किसी चोट की वजह से नहीं, बल्कि उसके रेगिलिया युकिने की वजह से हो रहा है। जल्दी ही हमें उसका कुछ करना होगा, नहीं तो यातो की जान खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर ह्यूरी को याद आता है कि यातो पहले भी कई लोगों को मारा करता था और उसने एक रेगिलिया को भी मारा है, तो कहीं वो गुस्से में आकर युकिने के साथ ऐसा न कर दे। इसके बाद अब शाम में एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युकिने टेंजन के ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसने उसे रखने से मना जो कर दिया। अचानक ही तब वहाँ यातो प्रकट होता है। क्या बात है, लगता है यहाँ खड़े तुम लॉर्ड टेंजन के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो। जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। देखो, बस एक बार ही पूछूंगा, एक नया काम आया है, चलना है तो चलो। जिसके बाद युकिने और यातो के स्टोर पर आते हैं जहाँ पर यातो को एक कैशियर का काम मिला है और युकिने को कस्टमर बनने की एक्टिंग करनी है ताकि उसे देखकर और लोग यहाँ पर आए। पता नहीं बेचारे को और क्या क्या करना पड़ेगा। तभी स्टोर में कोफुको और दागोको आते हैं। यातो ये देखते डर जाता है कि भाई गरीबी की देवी यहाँ भी आ गई, और जल्दी से उसे मार के बाहर फेंक देता है, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कोफुको को गॉड ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। तो यातो को डर है कि कहीं इसकी वजह से पूरा स्टोरी बर्बाद ना हो जाए। वैसे इन दोनों के साथ ह्यूरी भी आई होती है और वही इन्हें यहाँ पर लेकर आई है। तो यातो पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? देखो, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक असली काम है और फिलहाल तुम्हारी हालत देख के साफ पता लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई ढंग का काम तो है नहीं। तभी यातो को युकिने के गलत इरादों की फीलिंग आती है, जो कि इस समय कैश काउंटर के पास खड़ा था। जल्दी से जाके वो सारे पैसे चेक करता है कि कहीं युकिने ने कुछ चुराया तो नहीं। तुम्हें मुझ पे इतना सब यकीन नहीं? भला मैं चोरी क्यों करूंगा? और गलत इंजाम लगने की वजह से गुस्से में भाग जाता है, पर जल्दी उसका भांडा फूट गया क्योंकि पैसों वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है, यानी कि सच में उसने चोरी किया। और अब जबकि सबने उसे देख लिया तो युकिने वहां से भागना ही सही समझता है, जो देख के या तो कोफुको की तरफ से दिया गया काम एक्सेप्ट करते हुए ह्यूरी को लेकर युकिने के पीछे चला जाता है, स्टोर को कोफुको और दागोको के हवाले छोड़कर। और वो दोनों अभी कैसे संभालेंगे वो तो तुम लोग भी जानते हो। दूसरी तरफ या तो एक फैंटम को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी पीछे से ह्यूरी आती है। बात को समझते क्यों नहीं तुम? युकिने तुम्हारा रेगिलिया है, वो भी पहले एक इंसान ही था। रेगिलिया होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इमोशंस नहीं है। तुम्हें उससे एक इंसान की तरह बात करनी चाहिए। लेकिन भोले भाले यातो को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ह्यूरी क्या कह रही है। इधर यहाँ युकिने अकेला बैठा हुआ था कि तभी नोरा उसके पास आती है। तो आखिर में तुम भी मेरे जैसे ही हो, एक ऐसे पेट का फल जिसे कोई खाना नहीं चाहता और हमेशा हमेशा के लिए वो अकेला पड़ जाता है। इतने में यातो भी वहाँ पहुंच गया और पूछता है कि नोरा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मास्टर, आप जब चाहे मेरा यूज कर सकते हैं। आपको इस फालतू से रेगिलिया के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुनो युकिने, तुमने नोरा से जो कुछ भी सुना उस पर ध्यान मत दो। आप चुपचाप आओ और मेरी मदद करो। जिसके बाद या तो युकिने को अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके ऊपर उड़ रहे फैंटम की तरफ पॉइंट करते हुए अटैक करता है, लेकिन वह यहाँ पर बिल्कुल उल्टा। या तो उसे मार नहीं पाता क्योंकि युकिने ही उसके साथ नहीं देना चाहता। आखिर तुम कर क्या रहे हो? ऐसे हम मारे जाएंगे। और इतने में ही वो फैंटम उड़ते हुए आके यातो को खाने की कोशिश करता है, जिस वजह से यातो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। चलो ठीक है युकिने, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और वो एक बोतल निकालता है जिसके अंदर काफी सारा होली वाटर था जो यातो ने श्राइन से भरा था, और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर वो पानी डालता है और फिर
इसके अगले ही पल यातो ने उस फैंटम के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। साइड में जहाँ नोरा खड़ी ये सब देख रही थी, वहीं पर एक अनजान इंसान आके उसे कहता है, तो आखिर में उसने तुम्हें फिर से एक बार ठुकरा दिया स्कारलेट। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी उसके इस बात से ये पता चलता है कि नोरा का रियल नेम स्कारलेट है। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी को यूकिने का रूम खाली देख के कुजुमा की बात याद आती है। तुम्हें कुछ करना ही होगा, अगर यूकिने गॉड यातो के साथ नहीं रहा तो उसकी वजह से वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी अभी भी कुजुमा की बातों को ही सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं अब यातो का क्या होगा। और देखो नाम लिया शैतान हाजिर, वो अजीब सा पोज देते हुए सीधा लेडीज वॉशरूम में ही घुस गया। तो अच्छी खासी धुलाई भी होती है बेचारे की। और साथ ही यूकिने भी यूरी के पीछे पीछे वहां आ गया था, तो उसे भी खर्चा पानी मिल जाता है। मेरी क्या गलती यार, मैं तो अपने क्लाइंट से मिलने आया था। अच्छा तो कहाँ है वो? या तो लात मार के एक वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, जहाँ अंदर उसका क्लाइंट मनाबू बैठा हुआ था। और क्योंकि भाई वो भी एक गर्ल्स वॉशरूम में आके बैठा है, तो यूरी उसे भी अच्छे से धो देती है। उनके पूछने पर मनाबू ने बताता है कि दरअसल मेरे क्लास में काफी सारे बच्चे मुझे हर वक्त बुली करते रहते हैं। वो लोग अभी भी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आके छुप गया था। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो सब मुझसे ही इतनी नफरत क्यों करते हैं। मनाबू की सब बातें सुनकर यूकिने को गुस्सा आता है कि आखिर लड़का इतना कमजोर क्यों है, खुद के लिए लड़ भी नहीं सकता। तुम उसे कमजोर समझना बंद करो, वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। तुम मुझे भला इसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? और यातो से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मनाबू ये लो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें भी यूकिने की तरह गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाओ मत। और या तो उसके कान में धीरे से कोई बात कहता है, चिंता मत करो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि यातो ने आखिर मनाबू को क्या दिया। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुमने उसे वो क्यों दे दिया? क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे भी ये सब अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करो। इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दिखाओगे तो अगला पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी मिलते हैं तुम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।